हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो वन दरोगा भर्ती परीक्षा है उसका सिलेबस का ये आज के वीडियो में हम लोग लास्ट टॉपिक है 26 नंबर का 26वां टॉपिक है जो आयोग का सिलेबस था। ये लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम एंड क्रॉप साइकिल या रोटेशन। जो यहाँ पे लिखा हुआ है आयोग ने वो सर्किल लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी उसको सर्किल भी आप बोल सकते हो या क्रॉप साइकिल भी बोल सकते हो या क्रॉप रोटेशन भी बोल सकते हो। वैसे सबसे उपयुक्त जो वर्ड है वो रोटेशन ही आएगा इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके साथ ही आपका ये पूरा जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा टारगेट जो था वो वैसे इसको 15 तारीख तक खत्म करने की था, बट कुछ समस्याएं रही जिसकी वजह से ये टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया है। बट ये आज जो है कंप्लीट हो जाएगा और ये सारा सिलेबस जो है वो आपको फ्री पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम से उपलब्ध है। आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से ये सारी पीडीएफ्स ले सकते हैं। इसके अलावा 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो बात हमने की थी कि हम 8 भागों में आपको ये 200 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उसकी सीरीज भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो 200 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूं। उसके अलावा अब 300 के 3 प्रैक्टिस सेट की बात है, तो वो आपको मैं अगले 1 से 2 दिन में वो पूरे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक 50 क्वेश्चन के वीडियो की बात है जिसमें यूपी स्पेशल की है, ठीक है। या तो वो पीडीएफ के माध्यम से या तो वीडियो के माध्यम से ये 50 क्वेश्चंस मैं आपको और दे दूंगा। उसके बाद अगर कुछ स्कोप रहता है या कोई चीज बची रह जाती है तो वो भी हम आपको आगे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। और लास्ट वीडियो को इस सीरीज का। तो सबसे पहले ये है कृषि, तो आप लोग जानते ही हैं कि कृषि क्या है, ठीक है। अब इसमें देखना है हमें कृषि के प्रयोग, तो कृषि के प्रकार। तो कृषि को कैसे बांटा जाएगा, तो कृषि के प्रकार जो है वो भूमि के उपयोग, फसलों एवं पशुधन के आकार और कृषि क्रियाओं व रीतियों के आधार पर क्या है इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। इस वर्गीकरण के आधार पर खेती जो है वो 5 प्रकार की है, जिसमें पहली खेती है विशिष्ट खेती, दूसरी मिश्रित खेती, तीसरी शुष्क खेती, चौथी बहुप्रकारीय खेती, 5वीं रैंचिंग खेती। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और याद आ गई है, किसी ने बोला हुआ है कि इकट्ठे 200 क्वेश्चंस की या 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दो। तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी 100 और 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ क्या है आपको कंपाइल करके दे देंगे, ठीक है। और आपको आंसर देने में दिक्कत ना हो इस वजह से उसी क्वेश्चन के साथ उसका आंसर किसी अलग कलर से उसको हाईलाइट कर देंगे, तो वो आप आंसर उसका वहीं से देख सकते हैं, ठीक। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अब जो है वो यूपी पीसीएस की जो अपर है, अपर का प्रीलिम्स आने वाला है, उसका टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने का हमारा है कि हम उसके आपको कम से कम 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे। बाकी करंट अफेयर्स की वीडियोस भी हैं, तो इनका हम आपको मंथली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करेंगे। जो करंट यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा उस करंट की क्लासेस भी देंगे। तो जो लोग आप लोग यूपी पीसीएस में आ रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, वो लोग जुड़े रहे हैं, उनको आगे हम इसके लिए कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आप देखते हैं ये कृषि के 5 प्रकार हैं, इनमें 5 प्रकारों में किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले विशिष्ट खेती या स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इस प्रकार की खेती के अंतर्गत एक ही प्रकार की खेतों का उत्पादन या एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाता है। किसान जो है अपनी आय के लिए केवल इसी पर निर्भर करता है। उदाहरणतः जैसे चाय है, कहवा है, गन्ना है, रबड़ आदि है, ये इस तरह की खेती जो है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग है, ठीक है। क्योंकि ये सारी जो है क्या है नकदी फसलें हैं, इनको बेचकर सीधा सीधा क्या है पैसा मिल जाता है किसान को, ठीक है। दूसरी खेती है मिक्स्ड खेती या मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें फसल के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी बात हुई, ठीक है। अभी किसी को कंफ्यूजन था मिक्स्ड फार्मिंग को लेके, एक क्वेश्चन हमने किया था, तो उसमें हम बात कर रहे थे एक खेत के अंदर एक से अधिक फसलों को उगाना, उसको मिक्स्ड फार्मिंग वहां पे बोल रहे थे खेत के कॉन्टेक्स्ट में। ये कृषि के कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आप कृषि में फसल के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी करते हैं तो उसको मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक खेती के अंतर्गत सहायक उद्यमों में का कुल आय में कम से कम 10% का योगदान होता है। तो अगर आपको पूरी खेती करके 100 रुपए की आय हो रही है तो इसमें कम से कम 10 रुपए की आय आपको पशुपालन या डेयरी उद्योग से होगा, तभी इसको मिश्रित खेती का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग। नाम से ही हो रहा है क्लियर कि जहां पर वर्षा जो है वो बहुत कम होगी, अर्थात जहां पर वर्षा जो है 20 इंच या इससे कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसी फसलों की करते हैं जिसको किसी भी सिंचाई साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, वैसे फसल करते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में उत्पादन के लिए
भूमि में वर्षा के पानी का अधिक से अधिक मात्रा को सुरक्षित रखा जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की बात की जाती है, बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है, और वैसी फसलें उपयोग की जाती हैं जिसमें कम से कम मात्रा में पानी की आवश्यकता हो। तो वैसी खेती को क्या बोलते हैं? शुष्क खेती बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है बहुप्रकारीय खेती, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। इसमें आमदनी के स्रोत कई उद्यमों या फसलों पर निर्भर करते हैं और प्रत्येक उद्यम या फसल से जोत की कुल आमदनी का 50% से कम ही भाग प्राप्त होता है। ऐसे फॉर्म को विविध फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप? कई स्रोत से और कई फसलें इस पे उगाते हैं, लेकिन इससे जो आमदनी है उसका 50% से कम हिस्सा ही आपको इससे मिल पाता है। ठीक है, और लास्ट है इसका प्रकार में जो है वो रेंचिंग खेती है। रेंचिंग खेती में आप क्या करते हैं? भूमि की जुताई, बुआई या गुड़ाई आदि नहीं की जा सकती है। भूमि जिस हाल में है उसको उस हाल में ही छोड़ दिया जाता है और इस पर किसी प्रकार की फसल का भी उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, जबकि क्या करते हैं? प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी, गाय, ऊंट आदि को चराया जाता है। खेत जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दिया जाता है, भूमि जैसी है उसको अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। वहां पर अपने आप कुछ कुछ क्या होती है? वनस्पतियां उग जाती हैं और उन्हीं उगी हुई वस्तुओं पर भेड़, बकरी, गाय, ऊंट आदि को चराया जाता है। तो इस तरह की कृषि को क्या बोलते हैं? रेंचिंग खेती बोलते हैं। ठीक है, भारत में भी ये कई जगह पाई जाती है। मुख्य रूप से ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और तिब्बत में है, जबकि भारत के पर्वतीय या पठारी भागों में भी ये भेड़ बकरी चराने के लिए की जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं इनको रेंचर बोला जाता है और इसी कारण इस खेती को क्या बोलते हैं? रेंचिंग खेती बोलते हैं। भारत में ये पर्वतीय भागों में और पठारी भागों में ये पाई जाती है जहां पे भेड़ बकरी चराने का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपके खेती के जो क्या है 5 प्रकार हो गए, जो 5 प्रकार थे। अब देखते हैं कि इसकी प्रणालियां क्या है, कृषि प्रणालियां क्या है। तो कृषि प्रणाली वो है कृषि में आर्थिक व सामाजिक क्रियाओं की गतिविधियां जिसके अंतर्गत कृषि कार्य संपन्न किया हो। किस तरह की सामाजिक और आर्थिक क्रियाओं की तरफ, मतलब अर्थ का सोर्स क्या है और यहाँ पर जोतने वाले जो लोग हैं या कृषि कार्य करने वाले लोग हैं वो सामाजिक क्रिया, उनकी गतिविधियों के आधार पर क्या है जो कार्यक्रम संपन्न किया जाता है उसे कृषि प्रणाली बोलते हैं। मेनली जो ये वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर है। जिस भूमि पर कृषि हो रही है उसका स्वामित्व किस तरह से रखा जा रहा है, उसका मैनेजमेंट किस तरह से है, उस तरह से ये कृषि प्रणालियों को बांटा गया है। ठीक है, जैसे इसके जो प्रकार हैं वो है राजकीय खेती, पूंजीवादी खेती, निगम द्वारा संचालित खेती, व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती, साझा या संयुक्त खेती। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, उसके जिसके अनुबंध खेती बोलते हैं आप। उसके बाद है फार्म हाउसिंग और सहकारी खेती। ये खेती के प्रकार हैं। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले राजकीय खेती। राजकीय खेती किसको बोलते हैं? राजकीय खेती वो होती है जहां पर राज्य का स्वामित्व हो। ठीक है, तो जो खेती के लिए फॉर्म है वो क्या है? सरकार की संपत्ति है। कोई खेत है जिस पर सरकार का स्वामित्व और सरकारी उस पर क्या कर रही है? खेती कर रही है। उसका प्रबंधन एवं कार्य जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसी खेती क्या है? राजकीय खेती बोलती है। इस खेती किस लिए की जाती है? अनुसंधान के कार्य, प्रदर्शन व अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए। सरकार क्या चाहती है कि हमारे राज्य में क्या हो? अच्छे से अच्छे बीज हो, जिससे अच्छी से अच्छी क्या हो? किसानों को उपज मिले। ठीक है, जिससे राज्य की आमदनी बढ़े। तो इस तरह से सरकार क्या करती है? कुछ अनुसंधान के कार्यों के लिए खेती स्वयं कराती है जहां पे उन्नत प्रकार के बीजों का उत्पादन होता है। वैसी खेती को राजकीय खेती, ये खेती मूलतः पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और इनका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? किसानों को बीज वगैरह उन्नत क्वालिटी के, जो अच्छी क्वालिटी के बीज हैं वो बीज प्रदान करने का कार्य होता है इनका, इसके लिए की जाती है। दूसरा है पूंजीवादी खेती या इसको कैपिटल फार्मिंग बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं? बड़े बड़े भूखंडों पर जो पूंजीपति होते हैं वो अपने लाभ के लिए खेती करते हैं। ठीक है, ये मेनली जो है व्यापार के लिए होती है। इसका जो है वो अपने व्यक्तिगत उसके लिए, खाद्य आवश्यकताओं के लिए नहीं, ये मुख्यतः व्यापार के लिए खेती की जाती है। अच्छा, ये भूखंड जो होते हैं वो पूंजीपतियों के पास कहां से आएंगे? वो भूखंड पूंजीपतियों द्वारा क्रय किए गए हैं अथवा सरकार द्वारा अधिग्रहित कर उन्हें दिए जाते हैं, लीज पर दे दिए जाते हैं उनको। ठीक है, सरकार अधिग्रहित करके लीज पर दे देती है या क्या होते हैं वो पूंजीपति इनको खुद खरीद लेते हैं। ये खेती अमेरिका व ब्रिटेन में अधिक प्रचलित है। प्रचलित होने का वहां कारण ये है कि जनसंख्या वहां पर कम है और जोत के आकार क्या है? बहुत बड़े बड़े हैं। तो वहां पर सरकार क्या है? खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की विधियां अपनाती है। भारत में भी ये खेती होती है। भारत में जो चाय के बागान है या कॉफी के बागान है या रबड़ के बाग हैं, ठीक है, उनमें ये पूंजीवादी खेती होती है क्योंकि ये काफी विस्तृत क्षेत्र पर होते हैं और साधारण व्यक्ति के स्वभाव में नहीं है कि वो इतनी बड़ी भूमि को क्या कर सके? खरीद सके और उस पर खेती करवा सके। तो ऐसी जगहों पर ये पूंजीवादी खेती
होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निगम द्वारा संचालित खेती या कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसको बोलते हैं। ये भी क्या है, पूंजीपति खेती का ही एक रूप है, लेकिन इसमें पूंजीपति क्या है, सीधे ना करके किसी कंपनी के नाम पर अपने मूल उद्योग के साथ साथ अपने औद्योगिक हितों को साधने के लिए भूमि खरीदकर बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए यांत्रिक कृषि, मैकेनिकल फार्मिंग, जिसमें व्यक्तियों की जगह क्या होता है, मशीनों का, कृषि यंत्रों का, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर लगे हुए हैं उनसे खेती, ट्रेलर हैं, सीड ड्रिल्स हैं, ठीक है, जो कृषि यंत्र है, कटाई के लिए हार्वेस्टर वगैरह यूज करते हैं, तो वैसी कृषि को क्या बोलते हैं, निगम द्वारा संचालित या कॉर्पोरेट फार्मिंग बोलते हैं। ये जो कृषि है ये सीमित क्षेत्र में महाराष्ट्र, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में भारतीय राज्य फॉर्म्स निगम लिमिटेड, स्टेट फॉर्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत यह खेती की प्रणाली क्या है, प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में ये अभी तक देखने को एज सच नहीं मिली है कि इसका कोई बड़ा आधार दिखाई दिया हो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती, ये इंडिविजुअल लेवल पर है, तो ये जो किसान खुद खेती करता है उसको क्या करते हैं, उस खेती को व्यक्तिगत खेती बोलते हैं। इसमें कृषि स्वामित्व क्या है, खेती के नाम पर किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है। इसमें किसान और राज्य सरकार के बीच में सीधा संबंध होता है। और संबंध कैसे होता है कि किसान क्या होता है, भूमि का मालिक होता है, लेकिन उस भूमि के लिए जो माल गुजारी है, जो निर्धारित कर है, वो राज्य सरकार को, किसान को देना होता है। डायरेक्टली राज्य सरकार जो है वो किसानों को देता है। ठीक है, और भारत में अधिकांशतः कृषि की यही प्रणाली क्या है, प्रचलित है। ठीक है, ये व्यक्तिगत या काश्तकारी प्रणाली ही भारत में क्या है, प्रचलित है। नेक्स्ट है आपकी साझा अथवा संयुक्त खेती, ज्वाइंट फार्मिंग। इसमें क्या करते हैं, दो या अधिक कृषक अपने कृषि संसाधनों को संयुक्त करके कृषि करते हैं, लाभ या उत्पादन को पूर्व निश्चित अनुपात में बांट लेते हैं। मान लीजिए कि 2-4 लोग हैं किसान जिनकी जमीन जो है आसपास में है, लेकिन ये एक व्यक्ति क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न है, उसके पास जो है उन्नत तकनीकी के सारे कृषि यंत्र हैं, लेकिन दूसरे के पास क्या है, आर्थिक आधार उसका उतना अच्छा नहीं है, उसके पास कृषि यंत्र नहीं है, वो क्या है, पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपस में साथ में जुड़ते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पास जल स्रोत अच्छा है, मेरे पास कृषि यंत्र अच्छे हैं, तुम्हारी भूमि अधिक उर्वरक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ज्वाइंट फार्मिंग कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं पहले ही कि जो इससे लाभ होगा, इस लाभ को इसी अनुपात में बांट लिया जाएगा। तुम्हारा खेत अधिक उर्वरक है, तुम्हारे खेत की लंबाई चौड़ाई अधिक है, तुमको इतना पैसा ज्यादा मिलेगा। इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, लाभ को पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। इसमें क्या है, खेती का आकार बड़े होने से बड़े पैमाने पर खेती के लाभ प्राप्त होते हैं। एक्चुअल में जो मशीन से आप खेती करते हो, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो वहां पर आपको तभी फायदा है जब आपके पास जोत का आकार बहुत बड़ा हो। ठीक है, लेकिन भारत में समस्या क्या है, जोत का आकार जो है वो छोटा होना भारत की कृषि की सबसे बड़ी समस्या है। कृषि के टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे हैं। उसके अलावा सरकार ने इसी जोत के आकार को बड़ा करने के लिए चकबंदी योजना चलाई थी, उत्तर प्रदेश में काफी सफल भी रही, लेकिन उसके बाद भी अभी भी किसानों की भूमि जो है वो टुकड़ा टुकड़ों के रूप में है। आप लोग जो लोग गांव से संबंधित होंगे वो लोग देखते होंगे कि एक छोटा टुकड़ा भूमि का आपका कहीं है, दूसरा कहीं है, तीसरा कहीं है। तो उसकी वजह से भी क्या है कि किसान को एक ही जगह पर उन सब टुकड़ों पर उपस्थित होना क्या है, कठिन है, तो उसको अधिक लेबर की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद सड़क वगैरह की समस्या भी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, आपको उत्पादों को ले जाना है, तो इस तरह से ये क्या है, आप जब संयुक्त खेती करेंगे तो इससे जोत का आकार बड़ा हो जाता है। बड़े होने से क्या है, आप लाभ इसका अधिक उठा पाते हो, और प्लस इसमें कई लोग साथ में आ जाते हैं, तो इससे श्रम विभाजन का भी लाभ आपको मिल जाता है। ये साझा या संयुक्त खेती हो गई। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध कृषि, इसमें क्या होता है, किसानों के साथ क्या होता है, या जो किस भूमि के मालिक है उनके साथ अनुबंध हो जाता है, और अनुबंध के अंतर्गत खेती की जाती है तत्वों के अनुसार। इसके भी 2 प्रकार हैं। ठीक है, आजकल जो कृषि से संचालित जो उद्योग हैं वहां पर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती बहुत अधिक प्रचलित है। इसमें पहली है ठेकेदारी खेती। ठीक है, ठेकेदारी खेती, इसमें जमीन अथवा खरीदी हुई जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति या किसान को फसल साझेदारी अथवा प्रति एकड़ भूमि प्रति वर्ष की दर से कृषि करने के लिए ठेके पर देकर लाभ अर्जित करते हैं। इसमें मान लीजिए कि 2 लोग हैं, एक व्यक्ति के पास भूमि है लेकिन दूसरे के पास क्या है, भूमि नहीं है, भूमिहीन है, लेकिन जिसके पास भूमि है वो खेती नहीं करना चाहता है, तो बोल देता है कि ठीक है, मेरे पास 10 एकड़ भूमि है, आप 1 एकड़ का मुझे 1000 रुपए साल भर का देना, तो 10 एकड़ हो गई, इसका 10,000 रुपए आप मुझे साल भर का देना, और आप मेरी भूमि पर जिस भी तरह की खेती आप जैसे करना चाहते हो आप वैसे खेती कर सकते हो। तो इसको क्या
क्या बोलते हैं, ठेकेदारी खेती बोलते हैं। इसमें क्या है, जो भूमि जिसके पास है उसको बिना मेहनत किए पैसा मिल जाता है, और जो भूमिहीन व्यक्ति है वो क्या है, अपने परिश्रम से जितने में उसने भूमि ली है उससे अधिक उपज पैदा करके क्या कर सकता है, वहां से वो भी अपने लिए आजीविका का साधन जुटा सकता है। गांव में ये खेती काफी मात्रा में मिलती है, स्पेशली ये जो जोत के आकार छोटे छोटे हैं, तो जो आप लोग देखेंगे ना कि पलायन की समस्या है, तो पलायन में भी क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास छोटे छोटे से खेत हैं, एक एक दो दो तीन तीन बीघे के खेत हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पर खेती ना करके वहीं गांव में किसी को वो अपना खेत जो है ठेके पर देकर आके शहरों में क्या है, मजदूरी का कार्य करते हैं। ठीक है, तो मजदूरी से भी उनको क्या है, कुछ पैसा मिल जाता है, और ये अपनी भूमि ठेके पर देने से भी उनको कुछ पैसा मिल जाता है। इस तरह की व्यवस्था जो है वो भारत में बहुत अधिक प्रचलित है। दूसरी है अनुबंधित खेती, जिसमें प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये एक्चुअल में ऑफिशियली नहीं होता है, ये केवल वर्ड्स पे होता है, मतलब एक दूसरे के किए वादों के अनुसार होता है। जबकि अनुबंधित खेती ये प्रॉपर क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क इसका सब कुछ होता है। इसमें खेती किसान स्वयं करते हैं, लेकिन निश्चित शर्तों के अनुसार फॉर्म की उत्पाद योजना, तकनीकी एवं वस्तु की गुणवत्ता का कार्य प्रसंस्करण इकाइयों अथवा कंपनी की देखरेख में किया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आजकल आप लोग बर्गर वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो उसमें कंपनियों को क्या चाहिए, कंपनी को उन्नत तकनीकी का जो उसमें सामान यूज हो रहा है, जैसे बर्गर में आलू वगैरह यूज होता है, प्याज यूज होता है, टमाटर यूज होता है, तो आप अगर पूरे भारत में एक ही स्वाद का बर्गर खाना चाहते हैं तो उसके अंदर जो ये टमाटर आलू प्याज यूज हो रहा है उसका स्वाद भी एक ही तरह का होना चाहिए, तभी आपको ये पैन इंडिया लेवल पे एक ही तरह का टेस्ट मिलता है। तो ऐसे में कंपनी जो बर्गर वगैरह बेचने वाली कंपनियां हैं वो किसान के पास क्या करती हैं, उससे अनुबंध करती हैं कि ठीक है तुम खेती करो, लेकिन तुम इस पर्टिकुलर वेराइटी का आलू ही क्या करोगे, उत्पादित करोगे, इस पर्टिकुलर क्वालिटी का ही आप क्या करोगे, टमाटर यूज करोगे। यानी हम आपको बीज लाके देंगे, आलू का बीज देंगे, आपको प्याज का बीज देंगे, आपको टमाटर का बीज देंगे, प्लस उसमें आपको खाद कौन सी डालनी है वो भी आपको हम बताएंगे, उसकी निराई गुड़ाई आपको कब करनी है वो भी हम आपको बताएंगे, उसको काटने का तरीका क्या है वो सब कुछ हम बताएंगे, और आप उसी तरीके से क्या करोगे, उसको कार्य करोगे, उसको कृषि को कार्यान्वित करोगे, और जो उपज होगी उसकी वो सीधी सीधी हम आपसे खरीद लेंगे। ठीक है, जो आजकल सॉस बन रहा है, उसके अलावा कई सारे पेय पदार्थ हैं, मुरब्बा वगैरह है, तो उसमें आंवले की जरूरत है। तो इस तरह से क्या है, अनुबंधित खेती कराई जाती है। इसमें सारा कुछ जो है किसान को जिसके थ्रू अनुबंध होता है वो प्रोवाइड करता है, किसान को केवल इसमें खेती का कार्य करता है। ठीक है, कभी कभी ये कंपनियां अथवा प्रसंस्करण इकाइयां निश्चित समयावधि के लिए किसानों से भूमि कॉन्ट्रैक्ट पर ले लेती हैं और उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन आदि के सभी कार्य स्वयं भी करती है। कभी कभी क्या करती है ये कंपनियां, किसानों से क्या बोलती है कि ठीक है आप 10 साल के लिए अपनी भूमि हमें दे दो और आप हमसे ये पैसा ले लो, बाकी खेती हम इस पर करेंगे। तो अनुबंधित खेती में दोनों प्रकार से हो सकता है, कंपनियां क्या है किसान से भी कार्य करा सकती हैं और कंपनियां स्वयं भी कार्य कर सकती हैं। ठीक है, जो ये कृषि जो वाला जो बिल आया था, 3 बिल आए थे, उसमें एक विरोध इस बार पर भी था कि अनुबंधित खेती में जो है वो किसानों के पास क्या है, अनुबंध फेल हो जाने की स्थिति में क्या है, किसानों के पास बहुत अधिकार नहीं रह जाएंगे, किसान क्या होंगे, कोर्ट की कचहरी के चक्कर में फंसकर रह जाएंगे। इसकी वजह से भी ये किसान कानूनों का विरोध हुआ था। ठीक, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फॉर्म हाउसिंग है। फॉर्म हाउसिंग वो है, आजकल जो फॉर्म हाउसिंग का कल्चर है, आप लोग मेन शहर से दूर थोड़े से क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में क्या है, घर बना लेते हैं, जहां पर घर के साथ साथ कृषि कार्य भी किया जाता है शौकिया तौर पर, उसको फार्म हाउसिंग बोलते हैं। इसमें क्या है, अंगूर, सब्जी, फूल, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज आदि के क्या है, बाग लगा लेते हैं, उसको फार्म हाउसिंग बोलते हैं। ये इतना ही, इसमें कुछ बहुत अधिक नहीं है। उसके अलावा एक बड़ा टर्म है सहकारी खेती या कोऑपरेटिव फार्मिंग। इसमें किसान क्या है, परस्पर लाभ के उद्देश्य स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम व पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। ठीक है, इसमें किसान क्या है, जो हम लोगों ने आपको अभी एक पहले बताई थी कृषि तकनीकी, जिसको साझा अथवा संयुक्त खेती बोले थे, उससे ये अलग है। उसमें साझा खेती में किसी भी तरह की क्या है, समिति नहीं बनाई जाती है। सहकारी खेती में पहले आप एक समिति बना लेते हैं, कुछ किसान मिलकर एक क्या करते हैं, समिति का गठन करते हैं, और उस समिति के बाद फिर उस पर खेती की जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से उससे डिफरेंस है। सहकारी खेती के भी 4 उदाहरण हैं, मतलब 4 तरीके हैं। पहले सहकारी उन्नत खेती या कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, इसमें किसान सहकारी समिति बनाकर बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनों आदि के रूप में सहकारी रूप से संसाधन जुटाकर निजी खेती के उन्नयन एवं विकास में उसका लाभ उठाते हैं। ये सब किसान जो है वो खुद ही करते हैं। ठीक, उसके बाद सहकारी काश्त
काश्तकारी खेती, इसमें सहकारी समिति जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है, वो भूमि को निजी किसानों या सरकार से पट्टे पर लगान पर लेकर सदस्यों को वितरित करती हैं। ठीक है, इसमें कार्यक्रम में बीज, उर्वरक, मशीन आदि संसाधनों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी भी समिति पर होती है। ठीक है, तो ये हो गई सहकारी समिति। उसके बाद से तीसरा है सहकारी सामूहिक खेती, वही इसमें समूह बनाकर, और सहकारी संयुक्त खेती, ये संयुक्त खेती। इसके आप डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट इसमें कुछ मुझे लगा नहीं। ठीक है, तो ये सारी आपकी हो गई संयुक्त खेती। इसके बाद कुछ और प्रणालियां हैं, ठीक है, जिसको ट्रेडिशनली इसमें शामिल किया भी जाता है और हेडिंग के रूप में शामिल नहीं भी किया जाता है। तो अन्य प्रकार में मिश्रित कृषि है। ठीक है, अभी हम लोगों ने बताया था मिश्रित कृषि किसके कॉन्टेक्स्ट में, कृषि प्रणाली के तौर पर। अब मिश्रित कृषि की बात हो रही है। ठीक है, इसी में मिश्रित में फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना मिश्रित खेती है। इसमें आप पशुपालन भी कर सकते हो, कुक्कुट पालन भी, इसी में मत्स्य पालन भी, इस तरह से आप क्या कर सकते हो। लेकिन जब इसको खेत के कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे कि एक खेत के भीतर, एक खेत में एक से अधिक बीजों को बोना, उसको भी मिश्रित फार्मिंग के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये बड़ा अप्रोच है। ठीक है, ये बड़ी अप्रोच है, वो छोटे अप्रोच है, ये इसको सुपरसेट बोला जाता है। इसके बाद दूसरी है शिफ्टिंग खेती, या शिफ्टिंग खेती, ये गलत लिख गया इंग्लिश में। शिफ्टिंग खेती, इसको झूम कृषि बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये एक्चुअल में जो है घुमंतु जनजातियां वो अधिक करती हैं। इसमें ये क्या करती हैं, ये किसी एक जगह पर पहुंचती हैं, वहां पर जो वन है उन वनों की कटाई करती हैं, उनको जला के उसको साफ करती हैं, उस भूमि पर क्या करती हैं, खेती करती हैं। चूंकि इनके पास क्या होता है, संसाधनों का अभाव होता है, तो ये क्या करती हैं, जैसे उथली जुताई कर पाएंगे ये लोग। ठीक है, उर्वरक इनके पास नहीं होंगे, तो जो भूमि की प्राकृतिक उर्वरा है उसी पर ये डिपेंड करेंगे। तो कुछ दिन में वो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, उसमें उत्पादक क्षमता उसकी खत्म हो जाएगी। तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह पर क्या करेंगे, खेती करने लेंगे। तो इस तरह की प्रणाली को झूम कृषि बोलते हैं। ठीक है, ये जनजातियों में मिलती है। उसके बाद समुच्च कृषि है, कॉन्टोर फार्मिंग, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है उसे समुच्च कृषि की जाती है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ढाल या सीढ़ीनुमा खेती करते हैं, उसी को पट्टीदार खेती या स्ट्रिपिंग खेती भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद संरक्षित खेती या कंजर्वेटिव एग्रीकल्चर, इसमें विषम परिस्थितियों को भी फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए ग्रीन हाउस, शेड नेट, प्लास्टिक टनल व मल्चिंग का उपयोग करके खेती करना संरक्षित खेती करते हैं। मल्चिंग हम आपको एक क्वेश्चन में बता चुके हैं। ग्रीन हाउस, इनको पॉली हाउस भी बोलते हैं। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट किया जाता है, एक बड़ा सा क्या है, कॉरिडोर सा बना लिया जाता है, उसमें प्लास्टिक का क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिससे उसके भीतर का टेम्परेचर क्या है, नियंत्रित रखा जा सके। और जिस तरह की आप उपज उसमें पैदा करना चाहते हैं, उस तरह की आप जलवायु दशा की बनाते हैं उसमें आप लोग आर्टिफिशियल बारिश भी करा सकते हैं। ठीक है, फाउंटेन, छोटे छोटे से फव्वारे लगाकर उसका टेम्परेचर भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये संरक्षित खेती की जाती है। ये पॉली हाउस बेसिकली जो है, आजकल आप देखते हो ना, आपको कोई भी सब्जी जो है वो 12 महीने उपलब्ध है, कोई भी आपको फूल जो है वो 12 महीने उपलब्ध है। तो वो उसका रीजन यही संरक्षित खेती है, पॉली हाउस के द्वारा ये खेती है। इसके अलावा रिले क्रॉपिंग है। रिले क्रॉपिंग में एक ही वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना है, एक के बाद एक क्या है, 4 फसलें लेना है। इसमें क्या करते हैं, पहली फसल को काटने से पहले ही उसमें दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। उसको रिले क्रॉपिंग या अविराम कृषि भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, खेत कभी भी खाली नहीं होता है, विराम की अवस्था नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसमें कृषि के साथ साथ पेड़ या बागवानी कर भी क्या करते हैं, खेती करते हैं, चारे का उत्पादन करते हैं, इसको कृषि वानिकी बोलते हैं। सस्य वानिकी भी इसी को बोलते हैं। उसके बाद लास्ट आपका है सह फसली पद्धतियां, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं आप, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही क्षेत्र पर लेने को सह फसली पद्धति बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 आपने क्या करी फसलें एक साथ बोती, ठीक है, उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है दियारा खेती। दियारा खेती उसको बोलते हैं, क्या है, नदी का जो क्षेत्र होता है वो जब मानसून होता है, जब वर्षा अधिक होती है, तो नदी बहुत चौड़े स्थान पर बह रही होती है और बहुत सी भूमि क्या है वो उसमें बाढ़ में डूब जाती है। लेकिन जब मानसून खत्म हो जाता है और नदियों का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है, तो वो जो जिस भूमि पर नदी बह रही थी वो भूमि निकल आती है, उस भूमि पर बुआई करके खेती करने को ही दियारा खेती बोलते हैं। इसमें नदी के किनारे की भूमियां भी सम्मिलित हैं। ये उत्तर प्रदेश, बिहार के बाढ़ वाले क्षेत्रों में की जाती है। मेनली जो गंगा का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें ये खेती बड़े मात्रा में की जाती है। इसके अलावा अवरोधी या परत खेती, मल्चिंग फार्मिंग, इसमें क्या करते हैं, जीव अवशेषों को क्या करते हैं, भूमि पर ही छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या हो, उसका संरक्षण हो, वाष्पीकरण ना हो और मृदा का जो अपर्दन होता है जल और वायु के द्वारा, वो अपर्दन ना हो। इसको अपर्दन खेती, अवरोध परत खेती बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है वो है पट्टीदार खेती या स्ट्रिपिंग फार्मिंग। ठीक है, इसमें क्या है, वही अपर्दन को रोकने के लिए क्या है, इसको विपरीत दिशा में या अवरोधी धाराएं बनाकर क्या है,
खेती करते हैं, और कार्बनिक खेती है। कार्बनिक खेती में आप क्या करते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का उपयोग करने की जगह जैविक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसी खेती को क्या है, पारिस्थितिकी कृषि भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ये परिस्थिति के अनुकूल या पर्यावरण अनुकूल कर क्या है, खेती कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो उत्पाद पैदा होते हैं उनकी कीमत क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, और निर्यात भी इनका बहुत अधिक है। इसके अलावा जल प्राप्ति एवं आर्द्रता के आधार पर भी कृषि को 3 प्रकार से बोला गया है, तर कृषि, आर्द्र कृषि और सिंचित कृषि। तर कृषि वो होता है जहां पर भूमि क्या है, मुख्यतः क्या है, पानी में डूबी रहती है, जहां पर बारिश जो है वो 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। जैसे चावल जो है और जूट जो है वो तर कृषि का उदाहरण है। इसके अलावा आर्द्र कृषि जिसमें भूमि में हमेशा क्या है, नमी बनी रहती है। और सिंचित कृषि वो जिसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, नदी नहरों कुओं के आधार पर आप क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, उसको सिंचित कृषि बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी कृषि पद्धति यहाँ पर खत्म हो गई है। दूसरा आपका जो टॉपिक है वो है फसल चक्र, क्रॉप साइकिल या क्रॉप रोटेशन। ठीक है, फसल चक्र तो वो क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र की जो मेन डेफिनेशन है वो किस पर डिपेंडेंट है, उर्वरा शक्ति पर। अगर आपसे पूछा जाए कि फसल चक्र क्यों महत्वपूर्ण है, तो उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि फसल चक्र को फॉलो नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगी, उर्वरा शक्ति जो है वो क्षीण हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ही फसल चक्र बोलते हैं, उर्वरा शक्ति के लिए। ठीक, फसल चक्र का मूल सिद्धांत जो है इसके अंतर्गत कैसे कार्य करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कम गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ों, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसल उगाना चाहिए। जैसे अरहर के बाद गेहूं। अधिक खाद एवं पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद व पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। दलहनी फसलों के बाद अदलहनी फसलें बोनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, साइकिल का ध्यान रखेंगे। आप याद रखेंगे कि कौन सी फसल क्या है, किस चीज की उपयोग अधिक करती है, तो उस चीज का जो दूसरी फसल अधिक उपयोग नहीं करती है आप उसको उगाएंगे। तो इस तरह से आपका फसल चक्र जो है वो काम करता है। इसके अलावा इसमें क्या करेंगे आप, कृषि के विभिन्न साधनों पर वर्ष भर क्षमता पूर्ण उपयोग होना चाहिए। आप किसको इस लगातार क्या करते हैं, यूज करते रहेंगे भूमि को। फसल चक्र के लाभ इसमें क्या है, उर्वरा शक्ति बनी रहेगी, रोग कीट व खरपतवार के नियंत्रण में सहायता होगी इसमें। ठीक है, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग करके अधिक उत्पादन, मृदा क्षरण से रक्षा और घरेलू एवं बाजार मांग की पूर्ति। आप कभी क्या कर रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, तो कभी आप क्या कर रहे हैं, गन्ना उगा रहे हैं, कभी आप बाजरा उगा रहे हैं। इस तरह से क्या होगा, आपको जो भोजन संबंधी आपकी आवश्यकताएं वो भी पूरी होती रहेंगी, और जो बाजार आधारित मांग है वो भी आपकी इससे पूरी होती रहेंगी। ठीक है, तो ये फसल चक्र के लाभ हो गए। अब कुछ फसल चक्र हम देख लेते हैं। इसमें कुछ फसल चक्र में 1 वर्षीय चक्र है। इसमें आप क्या करते हैं, चरी लगाते हैं, फिर बरसीम लगा देते हैं, या धान, फिर गेहूं, फिर मूंग, या टिंडा, आलू, मूली, करेला। ठीक है, वैसे 2 वर्षीय में कपास, मटर, पड़ती गेहूं और चरी गेहूं, चरी मटर। 3 वर्षीय में हरी खाद, आलू, गन्ना, पेड़ी, मूंगफली, अरहर, गन्ना, मूंग, गेहूं, मूंग। इस तरह के ये साइकिल आपको दिए गए हैं फसल चक्र के। इसके अलावा देश में जो फसल चक्र है वो देख लेते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सा चलता है, धान और गेहूं का चक्र चलता है। राजस्थान में जो है वो बाजरा, ज्वार और सरसों का, और गुजरात, महाराष्ट्र में कपास, अरहर और गेहूं आदि का क्या है, ये चक्र चलता है। अब ये काल है, ये जीवन काल होना चाहिए था। जीवन काल चक्र के आधार पर फसलों का क्या है, वर्गीकरण किया है। इसमें सबसे पहला आपके पास है 1 वर्षीय फसलें जो 1 वर्ष में हो जाती हैं, धान, गेहूं, चना, सोयाबीन, ये नाम लिखें। 2 वर्षीय फसलें जो 2 साल तक रहती है, चुकंदर और प्याज। ठीक है, कि एक बार इनकी कटाई हो गई, फिर दोबारा इनका उत्पादन हो जाता है। उसके आधार पर बहुवर्षीय फसलें जो कई वर्षों तक चलती है, जिसमें रिजिका, नेपियर घास, फसल वाली घास, इनकी कई बार आप कटाई कर सकते हैं। उसके अलावा आर्थिक आधार पर फसलें, उसमें धान्य फसलें जिनका उपयोग धान के रूप में या खाने के रूप में किया जाता है, तिलहनी फसलें जिनका तेल के लिए, दलहनी फसलें जिनका दालों के लिए, मसाले वाली फसलें जिनका मसालों के लिए। आप इसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको ऐसे भी आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा आपकी रेशेदार फसलें हैं, जूट, कपास, सनई, पटसन, ढैंचा, ये सब क्या है, रेशेदार फसलें हैं। ये आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे लोबिया और ज्वार, ये जो है ये चारेदार फसलें। आपसे पूछा जा सकता है कि लोबिया क्या है, ये चारा फसल है, ज्वार क्या है, चारा फसल है। ठीक, उसके अलावा फलदार फसल है, जड़ एवं कंद, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आलू क्या है, जड़ फसल, कंद फसल है, शकरकंद है, अदरक है, गाजर, मूली, अरबी, रतालू, ट्रोपिया, सलजम, ये आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। उद्दीपक फसलें जो आपको संवेदना प्रदान करती है, जैसे तंबाकू है, पोस्ता, चाय, कॉफी, धतूरा, भांग, ये उद्दीपक फसलें हो गई। शर्करा में चुकंदर और गन्ना, औषधि में पुदीना, मेंथा, ये इस तरह से आपके एग्जाम्पल में आपसे
पूछा जा सकता है। ये पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आते रहे हैं। पूछा जा सकता है कि जूट एक फसल है, उसमें कौन सी फसल है, रेशेदार फसल है, सरकरा फसल है, उद्दीपक फसल है। इस तरह से आपसे एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ विशेष उपयोग के आधार पर भी कुछ फसलें हैं, जैसे नकदी फसलें। नकदी फसलें उनको कहते हैं जिनका उपयोग क्या है, अपने उपयोग के लिए ही नहीं, जबकि इसका जो पैदावार जो होती है वो पैसा कमाने के लिए इसकी पैदावार होती है। इसमें गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, मिर्च है। अंतर्वर्ती फसलें, जो दो फसलों के बीच में एक शॉर्ट टर्म में फसलें पैदा हो जाती हैं, उनको अंतर्वर्ती फसलें बोलते हैं। ये उर्द, मूंग, चीनी, लाही, ठीक। उसके अलावा मृदा रक्षक फसलें, जिनसे मृदा की रक्षा होती है, और हरी खाद जो ग्रीन यूरिया है उसके लिए। अलावा एक हमने टेबल बनाई है जिसमें खरीफ, रबी और जायद की फसलें लिखी हैं। पहले तो खरीफ की फसलें जो होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। रबी की फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। और उसके बाद जायद की फसलें जो हैं वो रबी और खरीफ के बीच में, अर्थात क्या होगा, आप मई में बो के जून जुलाई तक काट लेंगे। इनको क्या करते हैं, मार्च में बोकर जून में काट ली जाती है, ठीक है। तो इसमें खरीफ की फसलें में धान, मक्का वगैरह है, रबी में मसूर, मटर, मसूर, सरसों है, और जायद में ककड़ी, खीरा वगैरह ये फसलें हैं। तो ये जायद की फसलें हो गई, ठीक। तो इस टॉपिक में आपका इतना ही है। इसके साथ आपका ये वन दरोगा का जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ये पूरा सिलेबस आप टेलीग्राम के थ्रू ले सकते हैं। ये टेलीग्राम का जो यूजर नेम है, बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, और हमारे फेसबुक ग्रुप का भी क्या है, लिंक है। इसके बाद हम लोग पीसीएस के लिए स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। जो लोग उसमें अपीयर हो रहे हैं वो लोग क्या है, देखते रहे अपडेट्स, ठीक है। जल्दी उसको स्टार्ट करेंगे, और अब आपको बाकी जो हमने आपको प्रॉमिस किया है चीजें देने का, वो भी आपको जल्दी हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए अपडेट्स टाइम पर मिलते रहे, ठीक है। तो बाकी इतना ही, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए। परीक्षा जो है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा जो है बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। तो इतना ही इसके लिए।